आजकल जो मॉडर्न मेडिसिन है उसके अंदर हर एक मर्ज़ की हर एक बीमारी की अलग अलग दवाई होती है और फिर भी दवाइयों के बावजूद इंसान जो है पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता, वो बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं होती है। तो ये जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है, ये एलोपैथिक सिस्टम है, ये मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज़ है, ये क्योर नहीं है। बीपी की दवाई खा के आप अपने आप को बीपी डाउन रख रहे हो तो आप उल्टा अपनी उम्र भी कम कर रहे हो और पॉसिबिलिटी ऑफ सीरियस डिजीज़ भी ज़्यादा है कि बीमारियों का इलाज करने का जो युग है वो ख़त्म हो गया। अभी जो नया युग आ रहा है वो युग आ रहा है पूरी बॉडी को क्योर करो, पूरी बॉडी को हील करो। पूरी बॉडी को अगर आपने हील कर लिया तो वो अपने आप बीमारी को हील कर लेगी। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार जी सभी दोस्तों को। डॉक्टर साहब, आजकल जो मॉडर्न मेडिसिन है उसके अंदर हर एक मर्ज़ की हर एक बीमारी की अलग अलग दवाई होती है और फिर भी दवाइयों के बावजूद इंसान जो है पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता, वो बीमारी जड़ से ख़त्म नहीं होती है। आप जो बताते हैं, आप जो मेडिसिन होलिस्टिक लाइफ में बताते हैं, उसके अंदर और इस में मॉडर्न मेडिसिन में क्या अंतर है, दोनों में क्या फ़र्क है? मुन्ना, ये बहुत बढ़िया विषय चुना है आपने। ये जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम जिसको एलोपैथी बोलते हैं, उसमें क्या करते हैं कि डिजीज़ की क्लासिफिकेशन की जाती है और क्लासिफिकेशन करते 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 पिछले 100 साल में 8000 बीमारियां डिफ़ाइन कर दी गई हैं। 8000 के 8000 तरीके से कोई व्यक्ति बीमार हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि 8000 उसके कारण भी होंगे। अगर बीमारी लगा तो कारण भी अलग होना चाहिए, फिर 8000 ही उसका सोल्यूशन होंगे। अब 8000 बीमारियों के 8000 कारण ढूंढो और फिर 8000 सोल्यूशन करो, ये तो कोई बड़े से बड़ा विज्ञानी भी शायद ना कर सके। जो व्यक्ति बीमार है उसको तो क्या समझ आएगी। तो उसका नेट रिज़ल्ट क्या होता है कि व्यक्ति को ज़ुकाम भी हो जाए तो भी वो डरने लगता है कि पता नहीं मुझे कौन सी बीमारी हो गई है। तो उसका नेट रिज़ल्ट क्या होता है कि वो व्यक्ति अपने आप तंदुरुस्त होने की कोशिश नहीं करता। वो क्या करेगा, जाके अपने आप को सरेंडर करेगा किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास, किसी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास, और वो जैसा वो सिस्टम है पूरे का पूरा कमर्स बेस्ड है, बिजनेस बेस्ड है, वो पूरे का पूरा उसकी चुंगल में आ जाता है फिर। और पूरा बहुत बड़े बड़े खर्चे होते हैं, बड़े बड़े टेस्ट होते हैं, बड़ी बड़ी दवाइयाँ होती हैं और टॉक्सिक दवाइयाँ होती हैं, उसके अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये पूरा सिस्टम चलता है। और जैसे आपने ठीक कहा कि दवाइयाँ भी देते हैं बीमारियों में और उसका फिर इलाज फिर नहीं होता। बीमारी वहीं की वहीं रहती है, बस उसकी मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज़ जिसको हम बोलते हैं, क्योर नहीं, हीलिंग नहीं। एक हीलिंग वर्ड होता है कि आपको बीमार हुए आप हील हो जाके होके हेल्दी हो जाओगे या क्योर होके हेल्दी हो जाओगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आपको क्या करते हैं, आपकी बीमारी को मैनेज किया जाता है, मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज़। सो ये जो मॉडर्न मेडिकल सिस्टम है, ये एलोपैथिक सिस्टम है, ये मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज़ है, ये क्योर नहीं है। तो ये क्योर क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो अंडरस्टैंडिंग है अभी पिछले कुछ सालों में जो रिसर्च हुई है, जो खोजें हुई हैं, जो शोध हुआ है, उससे ये बहुत स्पष्ट रूप में सामने आ गया कि अकेली बीमारी का इलाज करना संभव ही नहीं, और अगर कोई कोशिश करता है तो वो टोटल फ्लॉप होता है, टोटल फेलियर होती है। आप कितनी एग्जाम्पल दे लो, एक के बाद एक एग्जाम्पल पढ़ी है। डायबिटीज़ की एग्जाम्पल ले लें। अब डायबिटीज़ वाले ये कहते हैं कि डायबिटीज़ की दवाई दो और शुगर कम हो जाती है, ये क्योर है आपका। तो आप इसे ऐसे कर लो और काम चलाते रहो, सारी उम्र दवाई खाते रहो और शुगर को ठीक रखो, कंट्रोल में रखो, तो आप ठीक ठाक रहोगे। वो तो रॉन्ग प्रूव हो गया। ये प्रूव हो गया आज आते आते कि शुगर की जितनी मर्जी दवाइयाँ देते रहो, आपके अंदर उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, आँखों पे आना है, किडनीज पे, गुर्दे पे आना है, लिवर पे आना है, ब्रेन पे आना है, हार्ट पे आना है, पाँव की नर्व्स नसों पे आना है, वो तो वैसे ही रहता है। आपने रीडिंग कम कर दी, बाकी जो उसके शुगर के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो वैसी की वैसी हैं। ना तो वो शुगर क्योर हुई क्योंकि आप सिर्फ मैनेज कर रहे हो, परमानेंट दवाई दे रहे हो, ना उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो कम हुई। तो ये क्या ट्रीटमेंट हुई। बीपी की ले लो। अब बीपी का क्या कहा कि बीपी का दवाई दो, बीपी की रीडिंग कम कर लो
और ये आपकी बीपी की मैनेजमेंट है, सारी उम्र दवाई खाते रहो और बीपी कंट्रोल में रखो और ठीक ठाक है सब। वो तो रॉन्ग प्रूव हो गया आके। उन्होंने कह दिया कि बीपी तो बीमारी है ही नहीं, बीपी तो किसी बीमारी की एक मैनिफेस्टेशन है, सिम्टम है। बॉडी ने बीपी बढ़ाया किसी काम के लिए, किसी मकसद के लिए, आपने उसको ज़बरदस्ती नीचे कर दिया। तो पहली बात तो नुकसान किया कि फ़ायदा किया, लाभ किया, कुछ पता नहीं। दूसरी बात उससे फिर बीपी ज़बरदस्ती कम करने से बॉडी को नुकसान हुआ कि फ़ायदा हुआ, ये भी कोई पता नहीं। वो उल्टा आ गया कि बीपी वाले का भी आ गया। अगर बीपी की दवाई खा के आप अपने आप को बीपी डाउन रख रहे हो तो आप उल्टा अपनी उम्र भी कम कर रहे हो और पॉसिबिलिटी ऑफ सीरियस डिजीज़ भी ज़्यादा है, सेम डायबिटीज़ में आ गया। तो ये हो गया। फिर कैंसर में आ गया। कैंसर में ये इन लोगों ने क्या सर्जरी लाए कि उसको कैंसर को काट कर फेंक दो, कीमोथेरेपी लाए कि कीमो दे करके पूरी बॉडी को पॉइजन कर दो कि ताकि कैंसर सेल्स मर जाएं। कैंसर सेल तो मरे, साथ में पूरी बॉडी भी उसी तरीके से मरने लगी। रेडिएशन दे के आप उसको साड़ दो, बर्न कर दो। तो ये क्या हुआ कि वो किया तो कैंसर के ऊपर, वो कैंसर भी पूरी तरह से नहीं गया, फिर से आ जाता है, वो दोबारा से आ जाता है और उसके साथ बाकी जो बॉडी है वो भी अफेक्ट हो गई। तो नेट रिज़ल्ट क्या हुआ? नेट रिज़ल्ट आप स्टडी से ये आ गई कि आप सर्जरी करके, कीमो करके या रेडियो करके जब ट्रीट करते हो तो इसका कोई प्रूफ नहीं है कि उससे आदमी की उम्र लंबी होती है। उल्टा प्रूफ है कि ये जो लोग ये कीमो रेडियो सर्जरी करवाते हैं उसकी उम्र उल्टा कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू नॉट टेकिंग द ट्रीटमेंट। तो ये कितनी एंड नंबर ऑफ जितनी मर्जी बीमारियाँ ले लो, ये उसमें ये एग्जांपल आ जाएगी कि आप बीमारी को ट्रीट करोगे तो आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ने वाला। तो बीमारी का फिर वही होगा कि आप ठीक है, आपकी सेटिस्फेक्शन है कि कोई शुगर की रीडिंग कम हो गई, बीपी की रीडिंग कम हो गई, या जो उसका कैंसर का साइज़ कम हो गया, तो आपको लगता है कि आपने ट्रीट कर दिया। लेकिन उसका क्वेश्चन ये है कि उस पेशेंट को कितना लाभ हुआ, क्या उसकी बीमारी क्योर हुई, क्या उसकी उम्र बढ़ी, क्या उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव की? नो। तो ये पूरे का पूरा प्रोफेशन ये पड़ा है जो बोल रहा है जो अभी शोधें हुई हैं वो बोल रही हैं कि डिजीज़ को कंट्रोल ट्रीट करने का, डिजीज़ को करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। आप पूरी बॉडी को हील करो। अगर पूरी बॉडी को हील करोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। जिस पे अब नए जो हम लोग काम कर रहे हैं वो हम यही कर रहे हैं कि डिजीज़ को अगर ठीक करना है तो पहले बॉडी को ठीक करो, और बॉडी को ठीक करने के लिए हमको वो चीज़ें चाहिए। हमको खाना ठीक चाहिए, हवा ठीक चाहिए, पानी ठीक चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेडिसिनल प्लांट्स चाहिए और लार्ज नंबर ऑफ थिंग्स चाहिए जिससे पूरी की पूरी बॉडी हेल्दी हो। अगर पूरी बॉडी हेल्दी है तो उसके अंदर एक नेचर ने ऐसा मैकेनिज्म दिया है अपने आप को ठीक करने का। अगर हेल्दी बॉडी है तो वो डिजीज़ को नहीं छोड़ेगी, और अगर बॉडी हेल्दी नहीं है तो ये कैंसर में वेल नोन है कि आप एक कैंसर को ट्रीट करो, वो तो ठीक हो गया, दूसरा कैंसर खड़ा हो जाता है, कुछ महीनों में ही दूसरा कैंसर खड़ा हो जाता है। तो ये पूरे का पूरा मतलब ये जो सिस्टम है ये पूरा का पूरा जो जिसको बोलते हैं क्रैश करने जा रहा है। ये जो एलोपैथिक सिस्टम जो बीमारियों को ट्रीट करने का, कि बीमारियों को 8000 बीमारियों में क्लासीफाई कर दो, फिर कि हर एक बीमारी की नई अलग अलग ढूंढो। एंटीबायोटिक्स का यूज़, जो एंटीबायोटिक्स हम लोग यूज़ करते हैं, मान लीजिए मुझे कोई बीमारी हुई, मैंने एंटीबायोटिक खाया, वो बीमारी तो कंट्रोल होगी, साथ में मेरे जो दोस्त थे वो भी मर गए। वो जो बीमारी वाले कीटाणु तो मरे, साथ में दोस्त भी मार दिए मैंने। और ये जुकाम में जैसे एंटीबायोटिक देते हैं, जुकाम में वायरस को तो एंटीबायोटिक कुछ कहता नहीं है, उसका फ़ायदा होना है कि नहीं होना पता नहीं, लेकिन उससे जो दोस्त मर गए, जो मेरी बॉडी में मेरा गट फ्लोरा था वो मर गया, उससे और बीमारियाँ खड़ी हो जाएंगी। तो ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है, ये मॉडर्न मेडिकल सिस्टम का ये पूरे का पूरा कहीं क्रैश होने जा रहा है, क्रैश हो रहा है। और ये बड़ा स्पष्ट रूप में दिख रहा है। और आने वाला जो एरा है, अब हम कैटेगोरिकली कह सकते हैं, बड़े ऐलान करके कह सकते हैं कि एरा ऑफ डिजीज़ कंट्रोल इज़ ओवर, कि बीमारियों का इलाज करने का जो युग है वो ख़त्म हो गया। अभी जो नया युग आ रहा है वो युग आ रहा है पूरी बॉडी को क्योर करो, पूरी बॉडी को हील करो। पूरी बॉडी को अगर आपने हील कर लिया तो वो अपने आप बीमारी को हील कर लेगी। पूरी बॉडी को हील करने के लिए, पूरी बॉडी को बीमारियों से क्योर करने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में हर एक बीमारी की अलग अलग दवाई नहीं खानी चाहते हम लोग, तो हम क्या करें?
तो इस पे वंदना एक वंडरफुल जो जो हमारी सभ्यता का जो जिसके हम वारिस हैं, वो उसको आयुर्वेद कहा गया। आयुर्वेद हमारी जो सनातन सभ्यता थी, सनातन संस्कृति थी, उसका एक पार्ट था आयुर्वेद। आयुर्वेद कितना पुराना है कोई किसी को पता नहीं है। पता नहीं जब से मनुष्य पैदा हुआ उसने जो धीरे धीरे अपने आसपास में कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की। एनिमल्स को आपने देखा होगा कि अगर कुत्ता बीमार हो जाए तो वो जाके घास खाने लगता है, और फिर लोगों ने कुत्ते की एग्जांपल सुन के लोगों ने ढूंढ निकाला कि अगर शेर भी बीमार हो जाए तो वो भी खाना छोड़ के घास खाने लगता है। तो अभी तो लोगों ने वीडियो डालती शेर के घास खाते हुए। तो वो लोगों ने एनिमल्स को ऑब्जर्व किया शायद कि एनिमल्स क्या करते हैं। तो धीरे धीरे लोगों ने अपनी ऑब्जर्वेशन से ये जो आयुर्वेद निकला, ये एक पूरी ह्यूमैनिटी की बीमारी के साथ जो 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 लाइफ को एडजस्ट करने की, सराउंडिंग के साथ एडजस्ट करने की जो कैपेसिटी है, उसकी समर्था है, उसको धीरे धीरे सम अप करते करते एक आयुर्वेद बना। तो आयुर्वेद में बहुत ही बढ़िया ये सारे का सारा जो मैं बोल रहा हूँ कि पूरी बॉडी को हील कैसे करना है। और पूरी बॉडी, सिर्फ बॉडी नहीं है, वो बॉडी के पीछे माइंड खड़ा है और माइंड के पीछे एक कुदरत खड़ी है, जो कुदरत, जिस कुदरत से हम बने हैं। तो पूरे के सिस्टम को हील करना होता है। तो वो जो हीलिंग प्रोसेस है, वो हीलिंग प्रोसेस का जो सबसे ब्यूटीफुल जो वर्णन है वो हमारे आयुर्वेद में आता है। अनफॉर्चुनेटली पिछले कोई 600-700-800 साल से, क्योंकि हम लोग लगातार फॉरेन इन्वेडर्स का शिकार रहे, तो उसकी वजह से हमारा आयुर्वेद लगातार दबाया गया। मुग़लों के पीरियड में भी दबाया गया इसको, लेकिन वो इतना नहीं दबा, क्योंकि मुग़लों ने बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिकली उसको किल करने की कोशिश नहीं की। ठीक है, वो अपना सिस्टम लेके आ गए, उसको प्रमोट करते थे वो। लेकिन अंग्रेज़ों ने आके, क्योंकि वो कमर्स बेस्ड थे, उनको तो आयुर्वेद का पता नहीं था कुछ भी। उन्होंने जो अपना लेके आए एलोपैथी के नाम पे, उन्होंने उसको आधार बना के अपना बिजनेस करना था। तो उन लोगों ने फिर जानबूझकर नोइंगली आयुर्वेद को दबाया। आयुर्वेद के जो वेदाचार्य थे, आयुर्वेद के जो प्रैक्टिशनर थे, उनको बहुत बुरी तरह से डिमोरलाइज किया, उसको भद्दे नाम दिए और उसको घटिया प्रूव करने की कोशिश की। तो ये पूरे का पूरा स्ट्रगल पड़ा 200 साल का, जिसमें आयुर्वेद काफ़ी डाउन गया। लेकिन जो आयुर्वेद के ज्ञाता थे या आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर्स थे या लोगों के दिल में जो बसता था, वो फिर भी जीवित रहा। और आज फिर वो युग आ गया कि वो ट्रेडिशंस फिर से रिजुविनेट हो रही हैं, फिर से दोबारा से लोग उसको मान रहे हैं। तो ये तो हमारे पास एक बैकग्राउंड पड़ी है। अभी उसके बाद जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने भी कुछ चीज़ें ढूंढ के निकाली, जैसे चाइना स्टडी नाम की स्टडी है न्यूट्रिशन की। चाइना स्टडी जो थी वो ब्रिटेन की, अमेरिका की और चाइना की, ये तीनों मुल्कों की एक कॉमन स्टडी थी। तीनों मुल्कों की एक यूनिवर्सिटी उसमें हिस्सेदार थी। तो उन लोगों ने बहुत लंबी शोध की, मेरे ख्याल में वो शोध चली 20-25 साल लगातार। इतनी लंबी शोध मुझे लगता है न्यूट्रिशन पे शायद दुनिया की सबसे लंबी स्टडी हुई है ये। उन लोगों ने पूरे चाइना की डाइट को खंगाल दिया कि कैसी डाइट खाने वाले कैसे बीमार होते हैं या फिर कैसे ठीक होते हैं। तो उन्होंने चाइना का कोई पार्ट नहीं छोड़ा। इतना बड़ा मुल्क है तो उसका पूरा, तो उसमें से बहुत ही वंडरफुल रिजल्ट्स निकले। उसको अगर सम अप करें तो उसमें जो रिजल्ट्स आए कि जो लोग प्लांट बेस्ड होल फूड खाते हैं वो बीमार नहीं होते। प्लांट बेस्ड होल फूड के पौधों पे आधारित खुराक खानी है, और होल फूड का मतलब जैसे वो नेचर में आती है, जिसको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना, उससे छेड़छाड़ नहीं करना। तो वो जो लोग वो खाते हैं, उन्होंने प्रूव कर दिया कि जो लोग वो खाते हैं ना तो उनको बीपी होता है, ना शुगर होती है, ना कैंसर होता है, ना कुछ भी नहीं होता। वो ज़्यादातर क्या है, वो इतने लंबे 100 साल, 150 साल जीते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा उनको कहीं चोट वोट लग जाती है या कोई वो एनिमल से कोई किसी जंगली जानवर से इनकाउंटर हो गया तो इंजर्ड हो जाते हैं, अदरवाइज बीमार नहीं होते वो। और फिर उन्होंने क्या किया सेकंड पार्ट में, फिर उन लोगों के दिमाग में आई कि ये तो प्रूव हो गया कि जो इस तरह की डाइट खाते हैं वो बीमार नहीं होते। लेकिन सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा कि जो बीमार हो चुके हैं अब उनका क्या करें।
तो फिर उन्होंने वही डाइट उन लोगों को खिला के देखी, उनकी डाइट, उनको कन्विंस किया कि आप डाइट बदलो, ये वाली डाइट खा के देखो तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। तो वो खुद ही हैरान रह गए कि जो अगर बीमार लोगों ने वो डाइट खाई तो वो भी वापस ठीक हो गए। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये निकला कि प्लांट बेस्ड होल फूड खाने वाले लोग अगर बीमार नहीं है तो बीमार नहीं होते, अगर बीमार हैं तो फिर से ठीक हो जाते हैं। इसकी जो 2005 में ये स्टडी, 15 साल हो गए इसको, और 15 साल में भी उसमें बहुत लोगों ने काम किया। जब काम किया लोगों ने तो उसमें से बहुत बढ़िया रिजल्ट्स निकले, और उसी को बेस बना के हम आयुर्वेद को बेस बना रहे हैं और चाइना स्टडी को बेस बना रहे हैं, और इसी पे बेस्ड पे जो डॉक्टर बिस्मिल्लाह राय चौधरी कर रहे हैं काम, या नेचुरल डाइट वाले कर रहे हैं, NDS सिस्टम वाले कर रहे हैं, या डॉक्टर खादर वली ने मिलेट्स पे काम किया है, तो बहुत सारे लोग जो काम कर रहे हैं, उन्हीं लोगों के साथ हम मिलजुल के एक ऐसा हम सिस्टम, ऐसा प्रोटोकॉल डेवलप हमने करने की कोशिश की है जिससे कि वो अगर डाइट खाई जाए, वो प्रोटोकॉल अगर फॉलो किया जाए, डाइट उसमें 5 चीज़ें हैं, उसमें खाना है सबसे पहले, उसके साथ जुड़वा जो जोड़ी है, उसकी जोड़ीदार है वो है मेडिसिनल प्लांट्स, दवा पौधे और खाने में फ़र्क क्या है? जो ज़्यादा खाते हैं वो खाना है, लेकिन खाना भी दवाई होता है। अगर बढ़िया खाना है तो वो भी दवा है, लेकिन जो अकेली दवा है वो कम खाई जाती है, कम डोज में, वो फूड नहीं है, वो दवा, सिर्फ दवा है। तो कुछ पौधे होते हैं जो खाना भी होते हैं, वो दवा भी होते हैं, कुछ पौधे जो सिर्फ दवा होते हैं, वो खाना नहीं होते। तो इस तरह से खाने वाले पौधे और दवा वाले पौधे, ये जोड़ी है, ये वंडरफुल कॉम्बिनेशन है। अगर कुछ खाने हम खाने के तौर पे खा लें और कुछ खाने मेडिसिनल प्लांट्स के तौर पे खा लें, तो ये कि बहुत ही कमाल का इनका आपस में तालमेल बैठता है। कौन से ऐसे पौधे या प्लांट्स हैं जिनको हम दवा के रूप में और खाने के रूप में खा सकते हैं? तो खाने वाले पौधे तो हम जानते हैं, जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, जो बीज रूप में खाते हैं हम लोग, वो ऑयल सीड्स हैं, नट्स हैं, अनाज हैं, दालें हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो फल जो सब आगे उसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, सब्जियों में पत्तेदार हैं जो। कॉम्बिनेशन जो उनका है कि दवा के रूप के अंदर साथ में खाने वाला, वो क्या है? कॉम्बिनेशन में आप देखो, सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन मसालों का है। हमारी सभ्यता का बहुत बढ़िया जो कंट्रीब्यूशन है वो है जो हम एडिटिव्स डालते हैं फूड में, मसाले डालते हैं। देखो हमारी किचन में कम से कम 20-25 मसाले पड़े होते हैं, अलग अलग शक्ल में हम यूज़ करते हैं, अलग अलग टेस्ट के अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं। साउथ वाले थोड़े से डिफरेंट यूज़ करते हैं, नॉर्थ वाले थोड़े से डिफरेंट यूज़ करते हैं। तो ये पूरे के पूरे मसालों की पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो हम किनने की ज़रूरत नहीं, हमको पता है सबको। तो मसाले हैं, उसके साथ कुछ और चीज़ें जैसे पुदीना है, धनिया है, तुलसी है, एलोवेरा है। तो ये जो मेडिसिनल प्लांट्स में और गिलोय आ जाती है, और ये आपके बहुत सारे पीपल है, जामुन का पेड़ है, बहुत सारे पेड़ हैं जो ये पूरे का पूरा मेडिसिनल प्लांट्स का काम करते हैं। तो मेडिसिनल प्लांट्स ही कम से कम भी हम कॉमन से भी लें तो भी 100 लगभग 100 मेडिसिनल प्लांट्स हैं जो फूड नहीं है, सिर्फ मेडिसिनल प्लांट्स हैं, और लगभग इतने होंगे जो फूड हैं। तो 100 प्लांट होंगे जो फूड वाले होंगे, और 100 प्लांट होंगे जो टोटल 200 प्लांट लगा लीजिए। अगर जो व्यक्ति उन 200 प्लांट्स पे बेस्ड अपनी डाइट और साथ में मेडिसिनल प्लांट्स खाएगा, वो बीमार होने की संभावना उसकी बहुत कम हो जाएगी। उसके साथ 3 चीज़ें और हैं। एक है अपनी बॉडी को फिज़िकली बहुत सख्ती से यूज़ करना, फिज़िकल वर्क, हार्ड फिज़िकल वर्क। जो हमारा मनुष्य जाति का हमारा जो पास्ट है, इतिहास है, वो हार्ड वर्क का है। मुझे बचपन का याद है, अभी तो मैं तो एक ही व्यक्ति, अभी मान लीजिए मेरी उम्र वाले जो जिंदा लोग हैं, उन लोगों ने बचपन में वो फेज़ भी देखी हुई है जहाँ पे बहुत हार्ड वर्क था, हर चीज़ हार्ड वर्क पे बेस्ड थी। आटा पीसना तो भी चक्की से, हाथ वाली चक्की से पीसना है, पानी लेके आना तो भी कुएं से उठा के लेके आना है, अगर गांव वो चारा लेके आना खेत से तो सिर पे उठा के बड़ी सारी गठड़ी लेके आनी है, फिर पैदल चलना है। जो आज से 60 साल पहले व्यक्ति पैदल चलता था, उसका किसी ने एवरेज निकाला, वो 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर डेली की रूटीन में सैर वैर करने कोई नहीं करता था।
रूटीन में 18 किलोमीटर की उसकी वॉक ही थी सिर्फ, बाकी काम अलग थे। तो ये जो हार्ड फिजिकल वर्क है ये बॉडी को स्टर्डी और पूरा मजबूत रखता है, हड्डियाँ भी मजबूत रखता है, पट्ठे भी, जॉइंट्स भी, सब कुछ। तो ये अगर नहीं आपके पास काम है तो फिर एक्सरसाइज कीजिए। वो एक्सरसाइज की बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है, आप एज़ पर योर चॉइस जैसे आपको अच्छा लगता है, किसी को गेम खेलना, किसी को जॉगिंग करना, किसी को साइकिलिंग करना, किसी को स्विमिंग करना, किसी को डांस करना, तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका फिजिकल वर्क और एक्सरसाइज। और चौथा है माइंड मैनेजमेंट। ये माइंड मैनेजमेंट अभी नई करनी पड़ रही है हमको। क्यों? क्योंकि माइंड मैनेजमेंट हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी में नेचुरल थी। वो हमारे जो हम जो नेचर बेस्ड थे, ट्रेडिशन बेस्ड थे, हमारे समाज में इनबिल्ट थी कि हम एक दूसरे से बात हंस के करते थे। वीनेस थी ज़्यादा, मेरा परिवार, मेरा गांव, मेरा चाचा, मेरा ताया, मेरा मौसी, मेरी फूफी, तो पूरे का पूरा वीनेस था कि हम बहुत सारा एक हर्ड फीलिंग थी हम में, एक ग्रुप की फीलिंग थी। अभी वो जैसे जैसे वो एक कैपिटलिज्म का डेवलप हुआ तो मैं सेंट्रिक आ गया कि मैं कुछ खास चीज़ हूँ, बाकी लोग जो साइड में, तो उसमें वो पूरे का पूरा माइंड मैनेजमेंट की ज़रूरत आने लगी। क्योंकि जब आदमी अकेला सा पड़ जाता है फिर उसको वो माइंड मैनेजमेंट की भी सिखानी पड़ती है। अभी दोबारा से मॉडर्न जो मैन है उसको माइंड मैनेजमेंट भी सिखानी पड़ रही है कि हंसना कैसे है, गाना कैसे है, खुश कैसे रहना है। वो पहले नेचुरल थी, पहले बहुत ही नेचुरल थी। जैसे मुझे याद है कि बचपन में हम लोग रात का डिनर जल्दी हो जाया करता था, जब शाम होती थी, मतलब अंधेरा होते होते खाना खा लेते थे लोग। तो उसके बाद फिर 1 घंटे से लेकर 2 घंटे वो नेचुरल कल्चरल प्रोग्राम होया करता था कि किसी भी घर में वो शोर वोर डाल के एक घर में आस पड़ोस के सब बच्चे इकट्ठे हो जाते थे और साथ में कोई दादियाँ कोई नानियाँ इकट्ठी हो जाती थी। तो वो फिर पूरा हंगामा होता था, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई गा रहा है, कोई सुना रहा है कुछ। तो वो पूरा 1.5 घंटे जब वो फिर ज़ोर से झिड़की पड़ती थी कि चलो सो जाओ अब बहुत हो गया, तो ये वो पूरा, तो इतना हंसते से हम लोग। मुझे आज भी याद है कि वो हमारी माँ क्या करती थी, ज़्यादा मत हंसो बाद में रोना पड़ेगा। वो इतने ज़्यादा हंसते थे कि वो हंसने से भी उसको जिसके खतरा लगता था कि इतना हंस रहे हैं फिर बाद में रोएंगे। तो ये पूरे का पूरा नेचुरल था। अभी क्या, अभी हंसना सिखाना पड़ रहा है, खुश रहना सिखाना पड़ रहा है, तो वो भी हमको करना पड़ेगा। इसको हम बोलते हैं माइंड मैनेजमेंट। तो माइंड मैनेजमेंट आज के बाद डिप्रेशन, एंग्जाइटी और ये तरह तरह का स्ट्रेस और तनाव, ये पूरे का पूरा, और बिना वजह के आप पूछोगे क्या मैं तो अक्सर पहले सवाल पूछता हूँ जब मुझे को आगे कहता है आजकल का बड़ा शब्द लफ्ज़, मुझे डिप्रेशन हो गया जी। मैं किस बात का डिप्रेशन हो गया ये तो पता नहीं जी, वैसे तो ठीक ठाक है सारा परिवार में, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर डिप्रेशन हो गया। अब ये बड़ा फ़नी सा मतलब एक आता है कि कोई कारण वारण नहीं है ऑब्वियसली, सब कुछ रोटी वोटी खाना वाना मिलता है, सब कंफर्ट्स हैं ज़िंदगी के, लेकिन फिर भी डिप्रेशन है। तो ये पूरा कहीं ना कहीं ये नए ये आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं माइंड मैनेजमेंट भी हमको करनी पड़ेगी। और पांचवा फिर जो हमारे समाज में बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि एक जो कॉमन व्यक्ति है जब वो बीमार हो जाता है तो उसको ये समझ नहीं आती वो कौन से डॉक्टर के पास जाए। अभी एक होम्योपैथिक डॉक्टर से लेके या एक आरएमपी से लेके सुपर स्पेशलिस्ट तक बैठा है मार्केट में, और कोई भी किसी के पास भी जा सकता है, खुली छुट्टी है। अब वो बेचारा सोचता है, कई बार वो जो एक आरएमपी कर सकता है 2 गोली देके, उसकी बजाय लेने की बजाय वो सुपर स्पेशलिस्ट के पास पहुंच जाता है। और उल्टा भी होता है, कई बार सुपर स्पेशलिस्ट वाली बीमारी वाला वहाँ बैठा होता है। तो ये कोई सिस्टम ही डेवलप नहीं किया। 75 साल होने वाले हैं हमको आज़ाद हुए, आज तक ये सिस्टम डेवलप नहीं हुआ कि आदमी बीमार हो जाए तो सबसे पहले उसको कहाँ जाना है। अब बहुत सारे मुल्कों में बड़ा क्लियर है कि आपको अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाना है। अब सबसे पहले अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाओगे, कहीं नहीं जाओगे, और एक्सेप्ट फॉर एमरजेंसी। आपको कोई एमरजेंसी है तो वो बोलते हैं ER रूम, एमरजेंसी रूम, ER रूम में जाओ, सिर्फ एमरजेंसी में आपको लेंगे, कोई हॉस्पिटल आपको वेलकम ही नहीं करता। वो कहते हैं पहले अपने फैमिली डॉक्टर के पास से आओ। यहाँ तो हर गली हर जगह आपको डॉक्टर दिखाई देते हैं, और लोग जो है डॉक्टर्स के पास में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो कोई सा भी डॉक्टर हो। और जो डॉक्टर दवाई सस्ती देता है अक्सर लोग उसी के पास चल देते हैं।
नहीं, अलग अलग तरह के लोग हैं, मतलब ये नहीं, बहुत सारे जो अमीर लोग हैं वो सीधे सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, जिनके पास पैसे ज़्यादा हैं वो ऑर्डिनरी डिजीज़ के लिए भी सुपर स्पेशलिस्ट के पास चले जाते हैं, वो भी बहुत नुकसान करती है। ये जो आप बोल रहे हो ना सस्ते वाले के पास जाते हैं, ये तो गरीब आदमी की प्रॉब्लम है ना, कि गरीब आदमी जब बीमार होता है तो वो सबसे पहले सस्ता ढूंढता है क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन जो अमीर आदमी है वो उल्टा करता है, उसको 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 दो छींक भी आ गई तो वो चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, तो वो स्पेशलिस्ट बड़ी गड़बड़ करता है फिर उसको। तो थी तो कॉमन सी बात, या थी ही नहीं कोई बात, तो वो फिर वो लेके लंबी सारी लिस्ट आ जाएगा दवाइयों की और टेस्टों की, तो वो लगा रहेगा उसमें। तो ये कहीं ना कहीं सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि हर फैमिली जो है वो अलॉटेड हो किसी फैमिली डॉक्टर को, तो वो फैमिली डॉक्टर में। मेरे कहने का मतलब ये है कि फैमिली डॉक्टर्स आजकल होते ही बहुत कम हैं, ना के बराबर होते हैं। आजकल फ़ोन पे ही लोग दवाई पूछ लेते हैं और फ़ोन पे ही दवाई बता दी जाती है। मतलब ये सिस्टम ये हो गया ना, कमर्शलाइज हो गया ना सारा। एक्चुअली ये हेल्थ एजुकेशन और जस्टिस, तीन बातों में बहुत सारे जो 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 वाइज लोग हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो कहते हैं ये तीनों कमर्शलाइज नहीं होने चाहिए। जो अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो वो सबको उतना ही राइट है कि वो उसको वापस हेल्दी करना है। इसी तरह किसी को अपने बच्चे को एजुकेट करना है तो सबको इक्वल राइट होना चाहिए। जैसे पहले जो 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 पाठशालाएँ होती थी उसमें राजा का बेटा भी वहीं जाएगा और रंग का बेटा भी वहीं जाएगा, तो वो सिस्टम कहीं ना कहीं होना चाहिए कि सबको इक्वल फैसिलिटी होनी चाहिए। और तीसरा, अगर किसी के साथ कोई बेइंसाफ़ी हो रही है, इनजस्टिस हो रहा है, तो उसको भी इंसाफ मिलना चाहिए, चाहे उसके पास पैसा है या नहीं है। तो आज आपको पता है जस्टिस का क्या हाल है। तो ये तीन जो डिपार्टमेंट हैं, ये इसमें बिल्कुल भी कमर्स नहीं होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात है कि हेल्थ में इतना ज़्यादा कमर्शियल हो गया काम कि उसमें अब हम किसी को दोष क्यों दें। गवर्नमेंट ने या किसी से जो भी इतने 70-75 साल से जो सरकारें बन रही हैं, किसी ने ये कोशिश ही नहीं की कि फैमिली हेल्थ डॉक्टर का सिस्टम डेवलप कर लिया जाए। तो लास्ट जो हम पांचवा बोल रहे थे कि जब आप बीमार हो जाओ तो कहाँ जाना है, इसके लिए मुझे लगता है अभी और कोई बदल नहीं है हमारे पास। हमको खुद ही अपने डॉक्टर बनना है, तो हम तो खुद ही कह रहे हैं कि अगर आपको कमर्शलाइज्ड सिस्टम में बचना है, तो अपने आप को बचाना है, तो पहले तो सीखिए कि कैसे अपने आप को ठीक रखना है। और साथ में अपने आसपास में एक सर्कल क्रिएट करके रखिए, एक अवेयर लोगों का, जिनको थोड़ा बहुत नॉलेज आपसे ज़्यादा है, ताकि अगर आप बीमार पड़ जाओ तो आप उनकी सलाह ले सको कि ऐसे गलत हाथों में ना पड़ जाओ। तो आप छोटी सी बीमारी के लिए बहुत बड़े डॉक्टर के पास चले जाओगे तो लुट जाओगे। अगर आपको बहुत सीरियस बीमारी है और आप नहीं गए तो वैसे नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए हर सोसाइटी को, हर मोहल्ले को, हर गांव को अपना एक हेल्थ का एक सर्कल क्रिएट करना चाहिए, जहाँ पे वो 4 आदमी 10 आदमी बैठ के फैसला कर सके कि ये जो व्यक्ति है इसको अब क्या करना चाहिए। तो उसमें पाओगे आप कि 80% में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। वो अगर ये जो हमने 4 चीज़ें गिनी थी, डाइट, मेडिसिनल प्लांट्स और एक्सरसाइज और जो माइंड मैनेजमेंट है, अगर ये चारों को ठीक कर लिया जाए तो 80% लोगों को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये सब हमारे अपने हाथ में है। किसी स्पेशलिस्ट की, किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है, ना किसी होम्योपैथी की, ना आयुर्वेदिक की। तो इसलिए हमको, मुझे लगता है आज एक एरा आ गया है जहाँ पे हमको पहली बात तो ये बीमारियों वाला जो तरीका है उसको भूल जाना चाहिए। हमको हेल्दी कैसे रहना है वो सीखना चाहिए। और हेल्दी रहने के लिए हमको फुल बॉडी के बारे में बहुत ज़्यादा करना है, ना कि बीमारियों के बारे में। डॉक्टर आज़ाद ने आज हमें बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई। उन्होंने बताया कि हमें अपनी पूरी बॉडी को हेल्दी रखना चाहिए, ना कि किसी एक बीमारी को ठीक करना चाहिए। अगर आप एक बीमारी को ठीक करने में लगे रहते हैं, मॉडर्न मेडिकल को काम में लेते हैं, तो आपको दूसरी कोई और बीमारी हो सकती है। इसलिए आप होलिस्टिक लाइफ को अपनाएं और बिल्कुल स्वस्थ रहें। डॉक्टर आज़ाद, आप यहाँ आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।